हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल। आई एम योर कुल गुरु। चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर द केमिकल इक्वेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फिर हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंड इन द लास्ट हम ये देखेंगे व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट इज एसिडिटी। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे कि मिल्क का फटना समर्स के वेकेशन में, या जब आप उसे गर्म नहीं कर पाते हैं, जैसे रात को आप मिल्क लाते हैं, मिल्क की पैकेट, और उसे गर्म नहीं करते हैं तो फट जाता है। जैसे आयरन तावा नया नया लाते हैं, आयरन नेल्स हो गए या आपकी बाईसाइकिल हो गई, जब उसे आप लाते हैं काफ़ी नया होता है, काफ़ी शाइनिंग होता है, पर कुछ दिनों बाद उसमें रस्टिंग हो जाती है, ब्राउननेस आ जाता है उसके मेटल के ऊपर। ये रिएक्शंस का होना। फिर ग्रेप्स का फर्मेंट होना, अंगूर का सड़ना या बैक्टीरियल एक्टिविटीज हो करके उस पर चेंजेज आना, उसके अंदर चेंजेज आना, उसके फ्लेवर में, टेस्ट में चेंज आना। फूड का बनना, फूड का पकना, या फूड का हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होना, और जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ है उससे एनर्जी का ऑब्टेन होना हमारे बॉडी के अंदर। इन सारे प्रोसेस में आप देखेंगे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। बेसिकली आप कैसे पहचानेंगे कि किसी भी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हुआ है? क्योंकि ये 9th क्लास का है तो आपको मैं सिंपली मैं बता दूं, केमिकल रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है और जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, और जो प्रोडक्ट होता है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट किसे कहते हैं? दोज particles or those substances which participate in a reaction are called reactant. ओके, हम ये आगे भी देखेंगे reactant किसे कहते हैं, उसके definitions हैं, और product किसे कहते हैं। So in general देखिए, गर्मियों के दूध में दूध का लाना और रात को उसे बॉयल ना करना, फिर सुबह उसका फट जाना, और उसके अंदर कुछ चेंजेस आता है। जैसे दूध का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, उसमें स्मेली हो जाता है, उसमें से कुछ गैस रिलीज होता है। आयरन टावर के रिस्पेक्ट में मैंने बताया कि उसमें रस्टिंग हो जाना, ब्राउननेस आ जाना। जो आप शुरू में लाते हैं मेटल्स तो काफी शाइनिंग होता है, पर उसमें ब्राउननेस आ जाता है, मतलब वहां भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। ग्रेप्स का फर्मेंट होना, ग्रेप्स का सड़ना या बैक्टीरियल की एक्टिविटी करा करके उसके टेस्ट में, उसके जो उसका टेस्ट है और उसका जो अपीयरेंस है उसमें चेंज होना। फूड का पकना, जैसे आप इनिशियली जब खाना बनाते हैं तो देखते हैं चावल कितना सॉलिड पार्टिकल होता है, फिर उसको आप पकाते हैं, फिर चावल बनता है। तो क्या आप ये देखते हैं कि जो इनिशियली जैसा चावल था क्या वो फाइनली वैसा दिखता है? नहीं दिखता है। ठीक है, तो खाना का बनना जो टोटली डिफरेंट होता है इनिशियल रिएक्टेंट से। फिर फूड का डाइजेस्ट होना हमारे बॉडी के अंदर, हम जब किसी खाना को खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है। देन जो डाइजेस्टेड फूड है उससे एनर्जी का रिलीज होना, हमारा बॉडी जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है, ये सारे प्रोसेस भी इन केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो इन जनरल ये एग्जांपल्स है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं अपने आसपास। आप कोशिश करिए 3-4 एग्जांपल्स आसपास कलेक्ट करने की और उसे लिखें और देखिए केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देख लीजिए, एक डायग्राम है छोटा सा। यहाँ पे मिल्क है, ये जो मिल्क है आपको बेसिकली ये मिल्क क्या हुआ है, जब हमने इसे गर्म नहीं किया तो ये फट गया है, इसके जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गया है, स्मेली हो गया है, इसमें कुछ और रिएक्शंस हो गए। ठीक है, अब जो मिल्क फट गया ना, अब इसको आप कोई भी प्रोसेस लगा करके इसको दोबारा ओरिजिनल मिल्क के फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक है, तो ऐसा कोई रिएक्शंस और ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें जब प्रोडक्ट बन जाए तो उसको हम रिवर्स बैक करके रिएक्टेंट नहीं बना सकते, तो वैसे रिएक्शंस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ओके, यहाँ पे देखिए ग्रेप्स, आपको इनिशियली देखिए कितने फ्रेश ग्रेप्स हैं, ये फिर से फर्मेंटेशन किया गया है। फर्मेंटेशन बेसिकली अ डिकम्पोजिशन ऑफ द ग्रेप्स इन द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया और द माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? आप देखिए कि फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिससे हम अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं, या कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होता है वो फर्मेंट किया जाता है ग्रेप्स को काफी लंबे टाइम तक, उसे सड़ाया जाता है, उसे बैक्टीरियल एक्टिविटी उस पर कराया जाता है, और फिर वो बैक्टीरिया क्या करता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस करते हैं। अंगूर के ऊपर जो भी सेलुलोज होता है, जो उसमें स्टार्च होता है, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं अंगूर के, वो बैक्टीरिया उस पर काम करते हैं, और फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो एक प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे अंगूर क्या होता है, उसका जो इनिशियल नेचर है अंगूर का वो चेंज हो जाता है, और उससे हम क्या निकालते हैं? ड्रिंक्स ऑब्टेन करते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें
ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब अंगूर फर्मेंट हो गया, जब वो सड़ गया, तो आप उसको फिर से कोई प्रोसेस लगा करके आप उसे इनिशियली फ्रेश अंगूर नहीं बना सकते। तो ये केमिकल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? दैट इज ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कौन सा रिएक्शन कहेंगे? दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखें जो इन जनरल हम लैब में हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना एयर में। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है एयर में तो काफी ज्यादा वाइट डेजलिंग लाइट आपको ऑब्जर्व होता है। देखिए आप, मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है। ये बेसिकली क्या है? दैट इज अ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, ओके। और इसे हम यहाँ देखिए, इसे हम जला रहे हैं इन द फायर, इसे ओपन एयर में हम इसे बर्न कर रहे हैं। तो देखिए कितना मतलब वाइट डेजलिंग इसमें, वाइट ब्राइट डेजलिंग आपको लाइट फ्लेम इसमें निकल रहा है। तो और ये आपको प्रैक्टिकली लैब में भी कराया जाएगा। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो फिर अगला एक एग्जांपल देख लेते हैं, रिएक्शंस बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लीड नाइट्रेट एक सॉल्यूशन होता है, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन होता है। जब उसे हम पोटेशियम आयोडाइड, जो कि वो भी व्हाइट कलर सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन है, जब उसे मिलाते हैं तो आपको कुछ केमिकल रिएक्शन होता है तो नया प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। वो क्या बनता है, वो केमिकल रिएक्शन हम आगे ऑब्जर्व करेंगे। पर इस रिएक्शन के दरमियान आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस देखने के लिए, ऑब्जर्व होने के लिए मिल रहा है, जैसे कि कलर का चेंज होना, ठीक है। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद एसिड। जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स लीजिए और उसको एसिड के अंदर मिलाइए। जब आप उसको एसिड के अंदर मिलाइएगा तो आपको ऑब्जर्व होगा कि कुछ गैस, कुछ बबल्स लाइक स्ट्रक्चर उस सॉल्यूशन में निकल रहा है। दैट बबल्स इज अ हाइड्रोजन। सो व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन। वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, आगे उसके इक्वेशंस में हम लिखेंगे। बट जब रिएक्शंस करते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स का एसिड के साथ तो आपको गैस का इवोल्यूशन होता है, ठीक है, और एक सॉल्ट बनता है। बट लेटर हम वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए कैल्शियम नाइट्रेट आपको एक कंपाउंड है। मैंने डिस्कस किया, चाहे इन जनरल डेली लाइफ के केसेस हमने देखे या हमने लैब में जो हम प्रैक्टिकली करेंगे उसको देखें, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? केमिकल रिएक्शन के दरमियान कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमने ऑब्जर्व किया। तो अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हुए हैं तो कैसे पता चलेगा कि वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हम वहां पे जो पहले से हमें कुछ डाटा पता है हमें कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान कलर में चेंज होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, टेस्ट में चेंज होता है। अगर ये सारी चीजें अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज रिजल्टिंग प्रोडक्ट है इसमें पहले केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। नाउ हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या रहे हैं? हमने देखा है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस सम चेंजेस ऑकर्स लाइक, क्या क्या चेंजेस हुआ? जैसे कि मिल्क के केस में देखिए, वहां पे जो मिल्क का टेस्ट है वो चेंज होता है। तो लिख सकते हैं चेंज इन टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो भी केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना है उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। फिर आप ग्रेप्स के केस में देख लीजिए, वहां पे आपको जो स्ट्रक्चर है, इनिशियल स्ट्रक्चर टोटली वो चेंज हो गया। तो वहां पे भी आपको स्मेली, वो काफी स्मेली होता है, वहां भी स्मेल का चेंज आता है। तो चेंज इन स्मेल, स्मेल आपको चेंज हो जाएगा। फिर आपको फिजिकल स्टेट ऑल्सो चेंजेस। जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट का, मतलब कई कभी ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है जिसमें फिजिकल स्टेट सॉलिड है पर जो रिएक्टेंट बना है वो लिक्विड फॉर्म में हो गया या गैस फॉर्म में हो गया। तो चेंज इन स्टेट भी आप देख सकते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में, ओके। और बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे चेंज इन कलर, जो आप लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का केस मैंने लैब में बताया है, तो आप उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? चेंज इन कलर। इन जनरल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द थिंग्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दरमियान आप क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं? तो क्या क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हैं? या तो वहां पे टेस्ट का चेंज हो गया होगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद, या स्मेल चेंज हो गया होगा उस चीज का जिसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, या आपको फिजिकल स्टेट जो है वो भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दरमियान। चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज हो सकता है। इस चीज को और क्लियरली करने के लिए हमने पिक्चर वाइज में चीजों को समराइज किया, ठीक है। आगे देखिए, डूइंग केमिकल रिएक्शंस, जो मैंने ऊपर चेंज लिखे हैं इन जनरल लाइफ को ऑब्जर्व करके उसको हमने यहाँ पे कंसाइज किया है। डूइंग केमिकल रिएक्शन फ्लोइंग थिंग्स हैपेंस। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट है कि आपको जो स्टेट है केमिकल रिएक्शन का,
जो रिएक्टेंट के जो फिजिकल स्टेट है, मतलब अगर वो सॉलिड है तो वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया है, अगर वो लिक्विड है तो गैस बन गया है, अगर लिक्विड है तो वो सॉलिड भी बन सकता है। तो इन सारे चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं जब फिजिकल स्टेट में चेंज आए तो। ठीक है, चेंज इन कलर, यहाँ पे आप चेंज इन कलर का मैं एग्जांपल देता हूँ जो पहले डिस्कस किया था। पोटेशियम आयोडाइड, देखिए ये पोटेशियम आयोडाइड है जो हम ये मिला रहे हैं, ये पोटेशियम आयोडाइड है। इसको लीड नाइट्रेट में इसको आप क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। देखिए दोनों का कलर देखिए आप, इनिशियल देख रहे हैं आपको ये वाटर कलर पानी जैसा दिख रहा है, ये तो ये कलरलेस है। जब इसे आप मिक्स करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको येलो कलर ऑब्जर्व हो रहा है। आपको क्या हो रहा है, येलो कलर ऑब्जर्व। ठीक है, देखिए, और ये जो येलो कलर ऑब्जर्व हुआ है, देखो जैसे हमने आपको पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट में हमने मिलाना शुरू किया ना, तो देखिए येलो कलर बन रहा है। फिर कुछ वक्त के बाद ये येलो कलर जो है, जो सब्सटेंस बना है येलो कलर केमिकल रिएक्शन के बाद, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब किसी ऐसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है उस सॉल्यूशन के अंदर जिसमें वो केमिकल रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन और उस सब्सटेंस के बनने के बाद उस सब्सटेंस का नीचे सेटल डाउन हो जाना, दैट इज कॉल्ड पीपीटी। क्या कहते हैं उसको, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ओके, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे और इसमें अगर पीपीटी बनता है तो केमिकल रिएक्शन के दरमियान उसको आप डाउनवर्ड शो करेंगे। ये आपको आगे केमिकल इक्वेशंस के में हम बताएंगे, पर इन जनरल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नाउ देखिए चेंज इन कलर हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिंक वाले केस में बताया था, जब जिंक को आप एसिड में डालते हैं तो वहां पे गैस रिलीज होता है। कौन सी गैस रिलीज होता है ये आपको एक्सपेरिमेंट वे में पता चलेगा। गैस आपको इन जनरल मेटल जब आपको किसी एसिड के साथ, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, उससे रिएक्शन करता है तो आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जहां पे हाइड्रोजन गैस ना रिलीज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। पर इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे होता है वो आपको आगे के पोर्शन में देखेंगे, और उसके अलग अलग एक्टिविटीज है। ठीक है, पर राइट नाउ इवोल्यूशन ऑफ गैस हम फॉर एग्जांपल देखेंगे। जब जिंक का रिएक्शन होता है आपको एसिड के साथ, दैट इज कॉल्ड दैट इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ सॉल्ट। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें गैस इवॉल्व हो रहा है रिएक्शन के दरमियान, तो हम समझेंगे वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल आप देखिए जिंक जो कि सॉलिड है, HCl जो कि लिक्विड है, इसका जब रिएक्शन करेंगे जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। ये मैंने एरो ऊपर क्यों बनाया है, एरो ऊपर बनाया है, इसका ये मतलब है कि जो हाइड्रोजन बना है वो गैस के फॉर्म में है और वो इवॉल्व हो रहा है, रिएक्शन से बाहर निकल रहा है, जो सेटअप है उससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, नाउ चेंज इन टेम्परेचर। देखिए ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आप ऑब्जर्व करेंगे डेली लाइफ में, जहां पे क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा बीकर का वो चेंज हो जाएगा। मतलब जो टेम्परेचर है आपके सेटअप का वो काफी हॉट हो जाएगा या काफी कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन ऑकर हुआ है। ओके, यहाँ पे ये देखिए ये जिंक है, रिएक्शन हुआ है, ZnCl प्लस H2 गैस रिवॉल्व हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये सेटअप है, ये सेटअप को मैं डिस्क्राइब करता हूं, दैट इज अ स्टैंड। ओके, फिर ये टेस्ट ट्यूब है, फिर टेस्ट ट्यूब से ये एक पाइप निकला हुआ है, और इसे बीकर में आपको ये पाइप वो बीकर के अंदर, और बीकर के अंदर सॉल्यूशन किसका है, सोप सॉल्यूशन है। क्या है, सोप। सोप क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कार्बन एक्स कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो इस बीकर के अंदर देखिए इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको लिया गया है, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिंक ग्रेन्यूल्स के उसमें डाले गए हैं उस एसिड के अंदर। फिर यहाँ से गैस इवॉल्व हुआ है और इस गैस को पास किया गया है इस सोप सॉल्यूशन से। ठीक है, इस सोप सॉल्यूशन से जब गैस को पास किया गया है तो जो बबल्स बन करके इवॉल्व हुए हैं, उन बबल्स के सामने जब आप एक कैंडल को लाते हैं तो वो कैंडल क्या करता है, बर्न करता है, चट चट वहां पे आवाज आती है। ठीक है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। तो दैट इज ये तो एडवांस एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं कि ये आपको एक कंफर्मेटरी टेस्ट है कि वो जो आपको गैस रिलीज हो रहा है क्या वो हाइड्रोजन ही है। अगर हाइड्रोजन होगा वहां पे कैंडल लाएंगे आप तो आपको पॉप साउंड जैसा आपको कुछ ऑब्जर्व सुनाई देगा, और जो कैंडल होगा वो बर्निंग करने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, तो इससे आप एक कंफर्मेटरी टेस्ट मान सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। लेकिन इन जनरल जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ओके, चलिए
हमने ये सारी चीजें जो देखी केमिकल रिएक्शन के दरमियान, जो चेंजेस देखे या इन डेली लाइफ जो हमने चेंजेस देखे, जब इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया तो हमने उनके रिजल्टेंट देखे कि आखिर में प्रोडक्ट के दरमियान क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे ये अभी तक जो मैंने चीजें बताई है इट जस्ट फॉर अ फील कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और क्या नहीं होता है। नाउ इन दिस चैप्टर जो मैंने इनिशियली बता दिया है क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए यहाँ से चैप्टर हम शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, केमिकल रिएक्शंस के कैसे केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, और बैलेंसिंग और केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे हम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड क्लोजर एंड एसिडिटी। ठीक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? A process that involves the rearrangement of the molecular or the ionic structure of a substance is called chemical reaction। ये तो डेफिनेशन वाली बात हो गई। तो ये केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें जो पार्टिसिपेंट हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको इंटरचेंज कर रहा है। मतलब एक मॉलिक्यूल, एक रिएक्टेंट, एक मॉलिक्यूल उसके पार्टिकल्स निकल के दूसरे पार्टिकल्स में जा रहे हैं, दूसरे के पहले वाले में जा रहे हैं, और वो अपने आप को कुछ ऐसे रीअरेंज करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, पार्टिसिपेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। देखिए क्या होता है, केमिकल रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर और द आयोनिक स्ट्रक्चर। जो भी कंपाउंड है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें रीअरेंजमेंट होता है। मतलब कोई आएगा स्ट्रक्चर में, कोई स्ट्रक्चर से बाहर जाएगा और उसका रीअरेंज होगा, फिर उसके बाद हम उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट बी है। ठीक है, इनका क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हो गया, सी और डी बना। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि यहां पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हुआ है। नाउ केमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर वो किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, A chemical equation consists of two parts, that is the reactants and the product। कोई भी केमिकल इक्वेशन दो चीज से मिलकर बनता है। एक होता है रिएक्टेंट, वो पार्ट जो आपको पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, एंड प्रोडक्ट जो पार्टिसिपेट करने के बाद जो रिजल्टेंट आपको मिला है, जो प्रोडक्ट मिला है। सो केमिकल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज रिएक्टेंट पार्ट्स एंड द प्रोडक्ट पार्ट्स। जो रिएक्टेंट पार्ट होता है वो केमिकल इक्वेशन के आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और जो प्रोडक्ट पार्ट होता है वो केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ओके, यहाँ फॉर एग्जांपल देखिए केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल तौर पे बताया था बाहर, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना, उसको बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बना है। देखिए यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है, दीज आर रिएक्टेंट, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और ये लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, और जो प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज अ प्रोडक्ट, और ये आपको राइट हैंड साइड में बना है। ठीक है, नाउ हाउ कैन वी राइट अ केमिकल इक्वेशन? कैसे हम केमिकल रिएक्शंस के केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं? पहले केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले आपको जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं उनके सिंबल्स याद होने चाहिए। कैसे कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, वैलेंसी का कैसे एक्सचेंज होता है, ये चीज 9th में जो पढ़ाई जाती है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन को एज अ केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, देन वी राइट द केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन अ केमिकल इक्वेशन। तो पहले आपको क्या होना चाहिए कि जो भी केमिस्ट्री में जो एलिमेंट के केमिकल सिंबल्स हैं वो आपको याद होना चाहिए और उनके कंपाउंड लिखने आना चाहिए, तभी आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, for example, if I say that a magnesium ribbon starts burning in the presence of air and forms magnesium oxide, मैं ऐसे आपको बोल रहा हूं कि मैग्नीशियम जो है वो एयर में बर्न कर रहा है और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो भाई मैग्नीशियम बर्न कर, ठीक है, ये तो ऐसे समझ में आता है कि सर आपने कह दिया मैग्नीशियम बर्न, तो मैग्नीशियम को चले आप मैग्नीशियम का आपको स्पेलिंग भी आता है, आपने लिख दिया मैग्नीशियम को लाइक दिस, पर मैग्नीशियम का आपको सिंबल ही नहीं पता है कि मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है। जब मैग्नीशियम का सिंबल ही नहीं पता हुआ तो केमिकल इक्वेशन कैसे बनाओगे आप? तो हर एलिमेंट का सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, Mg रिप्रेजेंट्स मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं हम? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न कर रहे हैं। अच्छा, जब भी एयर के अंदर बर्निंग का जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो तो याद रखिएगा बर्निंग इन एयर मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर में होता है,
इसीलिए हम उसको ऑक्सीजन लिखेंगे। जब भी एयर आएगा तो वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सर इज बर्निंग इन द एयर, मैं एयर के अंदर बर्न कर रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, नाहिद प्लस ऑक्सीजन एयर, मतलब मेरा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। जब भी किसी भी एलिमेंट या किसी चीज का एयर के साथ रिएक्शन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, तो आप समझिएगा दैट एयर रिप्रेजेंट्स व्हाट, ऑक्सीजन। ओके, नाउ अब यहां देखिए मैग्नीशियम रिबन है, ये एस क्या है, सॉलिड फॉर्म में, मैग्नीशियम जो रिबन है वो सॉलिड फॉर्म में है। इसका आप रिएक्शन कराया है एयर के अंदर, कहां, एयर के अंदर, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर के फॉर्म में। तो यहां पे देखिए आपको ऑक्सीजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, केमिकल सिंबल मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी, कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये आपको 9th क्लास में वैलेंसी के फॉर्म में मैंने बता भी दिया है। आप 9th क्लास के चैप्टर में जाकर के आप एक बार देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है, पर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम का एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, मैग्नीशियम के पास 2+ वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में भी मैंने डिस्कस किया है 10th क्लास के पीरियोडिक टेबल में, और आपको पिछले 9th क्लास के चैप्टर्स में मैंने बताया है। मैग्नीशियम है और O2- है, ऑक्सीजन के पास 2- वैलेंसी होती है। ये दोनों वैलेंसी आपस के क्या करते हैं, शेयर कर, एक्सचेंज कर लेते हैं, सॉरी। तो आपको ये हो गया मैग्नीशियम 2O2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया MgO। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं बता देता हूं, एल्यूमिनियम का केस में देख ले, एल्यूमिनियम 3+ वैलेंसी होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो इनके जो वैलेंसीज हैं वो आपको एक्सचेंज होंगे। जब एक्सचेंज होंगे तो ये हो जाएगा Al2O3। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए वैलेंसी का, Fe2+, Fe3+, O2-, आपने इनके एक्सचेंज किए तो ये आपको वैलेंसी एक्सचेंज कर होगा Fe2O3। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, Fe2+ में भी एग्जिस्ट करता है। कुछ एलिमेंट्स के वैलेंसीज 1 या 2 में होता है, वो आप जैसे सब प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री में तो आपको याद हो जाएगा। आप जरा इस चीज को लेकर के सर बाप ये और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे जैसे आप चीजों को यूज टू होइएगा तो आपको याद होने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया Fe2O2, ये कट गया FeO। ठीक है, तो ये आपको 9th क्लास में बताया जाता है, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए कैसे एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके वैलेंसी एक्सचेंज करते हैं और कैसे उसका कंपाउंड लिखते हैं। ये बेसिक चीज अगर आपको आएगी तभी आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन, मैंने आपको केमिकल इक्वेशन बता दिया, अब है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। कैसे केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करिएगा, कैसे करेंगे वो तो स्टेप्स में आपको समझाऊंगा, पर उससे पहले बैलेंसिंग की जरूरत ही क्या है सर, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखिए मैं आपको बता दूं, हर केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना ही होता है किसी भी हाल में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, फिर आप पूछिएगा सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया, पर यहां भी बता देता हूं। इस लॉ के हिसाब से ये होता है कि जो मास रिएक्टेंट के वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेम मास प्रोडक्ट में भी बनना ही चाहिए। अगर सेम मास नहीं बन रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते उसको। ठीक है, सो यहां पे है कि व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, एवरी केमिकल इक्वेशन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो टू सैटिस्फाई अ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, देखिए आप, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कि A और B रिएक्ट कर रहा है, C+D बना रहा है। A का मास है 10 ग्राम, B का मास है 20 ग्राम, C का मास है आपको 5 ग्राम, और फिर D का मास क्या होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के हिसाब से D का मास क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास मैंने अभी क्या बताया कि जितना मास रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उतना मास ही प्रोडक्ट को बनना चाहिए। तो रिएक्टेंट कितना हो गया, यहाँ पे आप देख लीजिए, रिएक्टेंट हो गया आपको 30 ग्राम, प्रोडक्ट कितना बन रहा है 5 + x, तो 5 + x ये टोटल कितना हो चाहिए, प्रोडक्ट कितना हो चाहिए टोटल रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए, दैट इज 30 ग्राम। तो दैट इज 5 + x = 30, x = 30 - 5 दैट इज 25 ग्राम। तो रिएक्टेंट के D कितना हो जाएगा 25 ग्राम बनना चाहिए। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि
जो मास है इनिशियली जितना लिया गया है रिएक्टेंट में उतना ही मास प्रोडक्ट में बनना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये आपको केमिस्ट्री पर देसी अंदाज में ऐसे समझिए, जितना मास हमने रिएक्टेंट लिया है उतना मास प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर भाई उतना नहीं है तो भाई इक्वेशन आपको जो आपने लिखा है वो गलत है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया इन देसी अंदाज में, पर आप यूं देखिए कि मास जो है वो आपको नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इसका क्या मतलब है, मतलब केमिकल रिएक्शन के दरमियान एक्स्ट्रा मास कुछ बाहर से आकर के ना उसमें जो ऐड नहीं होता है और ना ही एक्स्ट्रा मास उसमें से सब्सट्रैक्ट होता है। जितना मास आप लेते हैं उतना मास ही होता है, दैट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना उसमें कोई एक्स्ट्रा मास क्रिएट होता है ना कोई एक्स्ट्रा मास डिस्ट्रॉय होता है। जितना मास लीजिएगा इनिशियली उतना मास ही प्रोडक्ट में बनेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया। नाउ मूव, व्हाट आर द स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो देखिए पहले तो बात केमिकल इक्वेशन लिखना, पहला स्टेप ही होता है जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना आना चाहिए आपको। अगर आप केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं देन आपका 70% प्रॉब्लम खत्म हो गया। अगर आपको केमिकल इक्वेशन नहीं लिखने आता है तो 74% इक्वेशन 70% जो इशू है आपको वो खत्म हो गया। अब 30% में आता है बैलेंस करना है उसको। क्या क्या चीजें हम बैलेंस दरमियान देखते हैं वो देखेंगे। सेकेंड स्टेप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैंने कहा कि सर जो पिछला आपने एग्जांपल दिया था जिंक का रिएक्शन कराया था हमने H2SO4 में, तो आपको सर जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस बना। तो अच्छा यहाँ पे मैं क्योंकि मैं एग्जांपल को बता रहा हूं तो आप अगर आप बेसिक वे में देख रहे होंगे तो जिंक सल्फेट कैसे बना है। बेसिकली जिंक का होता है 2 प्लस SO4 2 माइनस सल्फेट होता है दैट एक्सचेंजेस द वैलेंसी एंड फिर ये आपको ये जिंक सल्फेट बनता है, ठीक है। फिर आपको हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो रहा है जिंक। अब क्या है जब हम बैलेंस करने जाएंगे तो क्या करिए, बैलेंस करने के वक्त आप जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट है जो इक्वेशन आपने बनाया उसको आप स्क्वायर में डाल दीजिए। मतलब अब इससे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसा आपने स्क्वायर में डाल दिया अब ये स्क्वायर के अंदर ही रहेंगे। अब इनको बैलेंस करने के लिए मतलब इनका नंबर इक्वल करने के लिए आप इस स्क्वायर के बाहर आप होल नंबर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग इस तरह करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है वो बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड में। मतलब जो एलिमेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड में है जितना उनका नंबर है उसका सेम नंबर आपको राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ओके। चलिए आप देख लीजिए, मेक स्क्वायर पहला स्टेप हो गया इक्वेशन लिखना। सेकेंड स्टेप है मेक स्क्वायर और द बॉक्स ऑन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। हमने बॉक्स बना दिया। काउंट द एलिमेंट्स, अब आप एलिमेंट को काउंट करिए दोनों तरफ। तो आप यहाँ LHS लिख लीजिए, यहाँ पे RHS लिख लीजिए। LHS में देखिए जिंक कितना है, देखो 1 है। RHS में देखो जिंक कितना है, यहाँ पे भी 1 है। LHS में हाइड्रोजन कितना है, दो बच्चों 2 H2 2 हाइड्रोजन है। और RHS में हाइड्रोजन 2 है। सल्फर देखिए ये सल्फर है, ये आपको सल्फर 1 है। सल्फर कितना है, 1 है। RHS में सल्फर सर यहां भी 1 है। ऑक्सीजन आपको 4 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है RHS में, यहां भी सर ऑक्सीजन 4 दिख रहा है मुझे, देखिए 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखिए जिंक 1 LHS इक्वल टू RHS, फिर हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 LHS RHS के बराबर हो गया। ऑक्सीजन 4 LHS RHS के बराबर हो गया। मतलब जो LHS में एलिमेंट होना चाहिए वो RHS में, मतलब ये जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखा है इसमें किसी भी ब्रैकेट के सामने किसी भी नंबर को लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या है, बैलेंस्ड है, दैट इज बैलेंस्ड, ओके। नहीं चलिए दूसरा रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम का हमने देखा था, उससे हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम को, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये भी केमिकल रिएक्शन है।
चलिए इसको लिखते हैं मैग्नीशियम LHS में। पहले तो आप इसका चाहो तो बॉक्स बना दीजिए। अब इससे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बॉक्स बना दिया। अब LHS और RHS में एलिमेंट्स को गिनेंगे। मैग्नीशियम LHS रिएक्टेंट साइड में ये कौन सा है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड को LHS हमने देखा है केमिकल इक्वेशन में, रिएक्टेंट साइड को LHS साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ओके, यहाँ मैग्नीशियम एक है, RHS में मैग्नीशियम बच्चों एक है। ऑक्सीजन आपको रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आपको 1 है। अब आ गया इशू, सर आप यहाँ पे देखिए सर, ये तो इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि LHS साइड में 2 ऑक्सीजन है, RHS साइड में 1 ही ऑक्सीजन है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या है कि आप ऑक्सीजन को 2 करिए, दोनों तरफ बराबर करिए। चलिए अगर मैं यहाँ पे ये MgO है, इसके आगे 2 लगा दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। पहले तो हम ऑक्सीजन को क्या किए, 2 से इंटू कर दिया। जैसे 2 से इंटू किया जाए ऑक्सीजन बिकम 2। अब देखिए मैग्नीशियम भी आपको 2 हो गया है। जब मैग्नीशियम 2 हो गया है तो अब तो भाई सब, पहले तो मैग्नीशियम बराबर था, अब तो सब मैग्नीशियम 2 हो गया और एक तरफ मैग्नीशियम 1 ही है। कोई बात नहीं है, इसको भी आप 2 से इंटू कर दो। यहां जैसे 2 से इंटू करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो जो फाइनल इक्वेशन होगा वो क्या लिखेंगे, 2Mg प्लस O2 दैट बिकम्स 2MgO। ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ काउंट एलिमेंट्स। चलिए अब है कि जब बैलेंसिंग करेंगे ना आप, तो ये तो मैंने बैलेंसिंग बता दिया कि मल्टीप्लाई करना होता है स्क्वायर के पहले। अब है कि सर किसी केमिकल रिएक्शन में आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे, तो उसमें देखेंगे सर उस रिएक्शन में तो सर जो रिएक्टेंट हो 3-4 है, प्रोडक्ट भी आपको 3-4 बन रहा है सर। तो ऐसे में सर किस एलिमेंट को पहले प्रीफर करेंगे, मतलब जब बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं तो सर किस एलिमेंट को पहले हम उसको बराबर करेंगे, उसके नंबर को इक्वल करेंगे। तो देखिए इसका लॉ ये है, बैलेंस फर्स्ट दोज एलिमेंट विच इज लार्ज नंबर, सबसे ज्यादा नंबर होगा। यहाँ ऑक्सीजन देखिए, ये टोटल ऑक्सीजन बैलेंस के पहले 3 है, और बाद में बैलेंस करने के बाद और मैग्नीशियम बैलेंस करने से पहले, इक्वेशन बैलेंस करने से पहले आपको 2 है। तो सबसे आगे हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को करेंगे, फिर हम मैग्नीशियम को करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं आपको। अब है कि एल्युमिनियम का हम रिएक्शन करा रहे हैं सर ऑक्सीजन से एयर के प्रेजेंस में। तो सर एल्युमिनियम ऑक्साइड आपको ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि टोटल एल्युमिनियम कितना है। तो सर टोटल एल्युमिनियम 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, सर टोटल ऑक्सीजन कितना है, 6 है, 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो पहले वो सेम प्रोसेस प्रोसीड करते हैं, फिर उसके बाद हम एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। पहला इक्वेशन क्या, पहला स्टेप क्या था, इक्वेशन लिखना आना चाहिए, इक्वेशन सर लिख दिया। सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए कि हम एलिमेंट को बॉक्स में डाल देंगे। चलिए सर हमने बॉक्स में डाल दिया। अब क्या है, इसको हम बैलेंस करेंगे। LHS और RHS का तरफ हम दोनों के एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे। LHS में एल्युमिनियम 1 है, RHS में एल्युमिनियम 2 है, LHS में ऑक्सीजन 2 है, RHS में ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, तो हम यहां देखें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो क्या करें, इसको आप 2 से इंटू कर दीजिए, तो ये हो गया 6। आप यहाँ 2 से इंटू कर दीजिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन को 3 से इंटू कर दीजिए, तो ये भी 6 हो गया। 6 हो गए। अब बचा एल्युमिनियम को जैसे 2 किया तो ये हो गया 2 × 2 4 एल्युमिनियम हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के वक्त एल्युमिनियम 2 हो गया, 2 से 4 हो गया था। अब एल्युमिनियम इधर कितना 1 है, इसको 4 से इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे 4। तो जो बैलेंस इक्वेशन आएगा दैट इज 4Al प्लस 3O2 दैट इज 2Al2O3। ठीक है, मैंने काफी ज्यादा एग्जांपल बता दिया। अब नाउ मूव करते हैं आगे। बैलेंस फर्स्ट दोज एलिमेंट्स विच इज लार्ज नंबर हो गया, देन बैलेंस रिमेनिंग 1। किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब कि जो सर रिएक्टेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या जो सर हम रिएक्शन करा रहे हैं उसमें टेम्परेचर कितना लग रहा है,
बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होते हैं, तभी के स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है। टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक प्रेशर पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनना है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर और प्रेशर का मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, प्लस फिजिकल स्टेट को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट को, हम केमिकल इक्वेशन में उसके फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं। सॉलिड है तो S से, लिक्विड है तो L से, गैस है तो G से, और अगर एक्वस में कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन वाटर में अगर वो रिएक्शन करे तो A और Q लिख देंगे एक्वस के लिए, ठीक है। To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula. Gaseous G, liquid L, aqueous AQ and solid state है। For example देखिए आयरन का रिएक्शन कराया गया H2O पानी से, जब हम H2O से रिएक्शन कराते हैं दैट इज Fe3O4, आपको फेरस ऑक्साइड आपको बना है, प्लस 4H2 गैस रिलीज हुआ। देखिए जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर है वो गैसियस स्टेट में है। मतलब अच्छा, गैसियस स्टेट में वाटर का क्या मतलब होता है, मतलब स्टीम। हमने वाटर जो इस्तेमाल किया है इस रिएक्शन के लिए स्टीम को फॉर्म में किया है, ठीक है, तभी हम इसमें गैस लिख रहे हैं। अगर लिक्विड को फॉर्म में करेंगे तो L लिखेंगे, ठीक है। नाउ Fe3O4 आपको ये सॉलिड ऑब्टेन हो रहा है प्रोडक्ट, तो ये सॉलिड लिख दिया हमने। H2 गैस है तो और ऐसे मार्क करेंगे ताकि गैस क्या हो, इवॉल्व हो रहा है, गैस रिएक्शन से बाहर निकल रहा है। नोट इन सम केमिकल रिएक्शंस प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट नेम आल्सो इज मेंशन, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं, उसको बर्न करने से पहले, जब एयर में उसे बर्न करते हैं उसे क्लीन क्यों करते हैं? देखिए बेसिकली क्या होता है, इन जनरल जब मैग्नीशियम फ्रेश होता है तो जो मैग्नीशियम का सरफेस होता है काफी प्योर होता है और उसके ऊपर सिर्फ मैग्नीशियम के एलिमेंट्स होते हैं। तो जब वो कुछ दिनों तक ऐसे हम उसको ओपनली छोड़ देते हैं तो वो मैग्नीशियम का जो सरफेस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की थिन लेयर बना लेता है, ठीक है। तो वो लेयर क्या करता है, एज अ प्रोटेक्टिव हो जाता है। अब वो क्या है कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ और फर्दर रिएक्शन नहीं करता है, तो मैग्नीशियम के ऊपर एक थिन फिल्म बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि फर्दर रिएक्शन नहीं करता है, उस प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। उसी प्रोटेक्टिव लेयर को आप रिमूव करते हैं, उसको क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, ताकि उसमें मैग्नीशियम में रिएक्शन, उसमें बर्निंग आसानी से हो जाए, ठीक है। तो हम क्लीन क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि सर उस पे क्या होता है, सर एक थिन फिल्म बन गया है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से, उस थिन फिल्म को हम रिमूव करते हैं, ओके। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस केमिकल रिएक्शंस के बैलेंस इक्वेशन लिखिए। देखिए हाइड्रोजन H2 क्लोरीन, Cl2 हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस है, वो आप लोग खुद आप देखेंगे। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, HCl 1 है, HCl 1 है। तो यहाँ पे जस्ट 2 से इंटू कर दीजिए तो देखिए आपको 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन, दैट इज बैलेंस, ओके। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या हम ये देखेंगे। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। फर्स्ट वन इज अ combination reaction, second decomposition reaction, third one is a displacement reaction, fourth is double displacement reaction and the fifth one is oxidation reduction reaction। हम इंडिविजुअली इन सारे केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, इसका डेफिनेशंस क्या है और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ओके। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट्स देते हैं, वैसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ओके। Single product is formed from one and more reactants. Reactions may be exothermic। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, जब वो रिएक्शन कंप्लीट होता है, प्रोसीड होता है, तो जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकलता हो। क्या निकलता हो, हीट इवॉल्विंग। एक्सो मतलब आप लिख सकते हैं कि आउट, थर्मिक मतलब हीट। जिस केमिकल रिएक्शन से हीट बाहर निकलता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो सकता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। फॉर एग्जांपल देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। यहाँ देखिए सॉलिड के फॉर्म में है, H2 से रिएक्शन का है, किससे, वाटर से रिएक्शन का है, तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस हीट। बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, इसका रिएक्शन हुआ वाटर जो कि लिक्विड है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस हीट। क्या, हीट एनर्जी।
तो यहाँ पे देखिए मैंने केमिकल इक्वेशंस में बताया था कैसे केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है। देखिए यहाँ फिजिकल स्टेट को मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज when calcium hydroxide reacts with carbon dioxide it forms calcium carbonate plus water। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये आपको रिएक्शन इस चैप्टर में बहुत जगह रिपीट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जो है बहुत जगह आएगा, तो ये एक्स्ट्रा फॉर्म में आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम रिएक्शन करते हैं CO2 गैस, तो जो फॉर्म होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O रिलीज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो भी मार्बल आप आसपास देखते हैं या चौक हो गया, ये जो ब्लैक बोर्ड पे हम लोग चौक इस्तेमाल करते हैं ना, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। या जो ताजमहल का जो मार्बल है वो भी आपको उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ चौक। नाउ बर्निंग ऑफ कोयल, बर्निंग ऑफ कोयल आपको देखिए बर्निंग ऑफ कोयल क्या, बेसिकली कोयल जो होता है दैट इज it is a composition of carbon। तो कोयल किस चीज का बना होता है, कार्बन का बना होता है। तो बर्निंग ऑफ कोयल है तो हमने कार्बन लिया सॉलिड फॉर्म में, कोयला तो वैसे सॉलिड होता है, और ऑक्सीजन O2 के प्रेजेंस में हमने क्या किया, रिएक्शन कराया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, CO2। यहां देखिए आपको दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ H2O फ्रॉम H2 एंड O2। देखिए H2 गैस O2 गैस रिएक्ट कर करके H2O बनाता है। कितना H2O बनाएगा आपको, ये बनाएगा आपको, इसको बैलेंस करिए, बैलेंस करना मैंने अभी बताया है जस्ट, इसे बैलेंस करिए, जैसे इसे 2 करिए तो 4 हो गया, 2 2 4 और ये बैलेंस हो गया, ठीक है, LHS और RHS के बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट मिलने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बनाना, दैट इज वाटर, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी हैं। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, उसमें काफी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होता है, हीट एनर्जी। जैसे मीथेन गैस आप बर्न करते हैं आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस हीट, तो that is an example of exothermic reaction, a reaction in which a lot of heat evolve, a lot of heat energy releases is called exothermic reaction। अच्छा, ये जो मीथेन है ये आपको जो हमारे घर में CNG घर में माफ करिएगा, जो हमारे घर में LPG आता है या आप CNG देख लीजिए, जो आप जो व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, इन सब में मीथेन गैस एज अ कॉमन होता है। मीथेन गैस तो होता ही होता है, तो मीथेन गैस जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और इसमें काफी ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। इसीलिए इसको हम अपने घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो गैस LPG सिलेंडर होता है उसका। नाउ रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन में क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, जो कि हमारी ये बॉडी के अंदर सेल के अंदर होता है, कहाँ होता है, ये सेल के अंदर होता है, तो आपको 6CO2 गैस, 6H2O वाटर प्लस हीट आपको इवॉल्व होता है। यही हीट आपको हमारे बॉडी के अंदर ट्रैप्ड एज एटीपी का फॉर्म में, ये हीट एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी को सर्वाइव रखने के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के दरमियान भी आपको काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इवॉल्व होता है। वैसे इन जनरल देखिए, आप जब अपने बॉडी को आप जब टच करते हैं तो आप देखिएगा आपको वार्म फील होगा। क्या होगा, वार्म। तो आपके बॉडी के अंदर कैसा रिएक्शन चल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट, जब देखिएगा जहां पे वेजिटेबल्स और जो कूड़े होते हैं, जहां पे हम गंदगी डालते हैं, ये गले सड़े फल या सब्जियां जहां हम डिकम्पोज होते हैं, आप जब वहां से क्रॉस करिएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि वहां का जो एटमॉस्फेयर है हल्का हल्का गर्म है। क्या है, जो बाकी का एटमॉस्फेयर है, बाकी के एरिया से उस एरिया में जो एटमॉस्फेयर है वहां का,
जो एरिया वो तो हल्का सा क्या गर्म है, वार्म है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होते हैं वो इन जनरल कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी आपको वर्ड से पता चला, डिकम्पोज होना। जब कोई एक चीज टूट करके दो या दो से ज्यादा चीज बन जाए तो वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो when a single reactant breaks down into simpler products, it's called decomposition reaction. Okay? Generally these reactions are endothermic. तो decomposition reaction क्या होता है, endothermic होता है। ऐसे भी लॉजिकली देखिए, किसी चीज को तोड़ना है, जब किसी चीज को तोड़ना है उसमें हम एनर्जी का यूज करेंगे। जब एनर्जी का यूज करेंगे तो एनर्जी ऑब्जॉर्व होगा, तो एनर्जी ऑब्जॉर्व होगा तो आपको जो ओवरऑल जो है वो बाहर से एनर्जी खींचेगा तो वो ठंडा फील होगा। कैसा होगा, इंडोथर्मिक होगा। इंडो मतलब इन, थर्मिक मतलब हीट, एनर्जी हीट को वो क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। तो ऐसा रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, थर्मिक मतलब हीट। नाउ नोट, व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर हीट कर अगर उसे हीट एनर्जी देने के बाद अगर वो रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब हीट के वजह से उसका डिकम्पोजिशन हुआ है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखेंगे हम डिकम्पोजिशन का। यहां देखिए फेरस सल्फेट FeSO4, जब इसे हमने हीट किया, क्या किया, हीट किया। अच्छा, इन केमिस्ट्री हीट जो होता है, आपको जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के ऊपर अगर ट्रायंगल लिखा हो तो ये हीट मतलब ये होता है कि ये जो रिएक्शन है वो हीट के प्रेजेंस में किया गया है, और ट्रायंगल इसको हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेल्टा। तो अगर मैं कहीं भी केमिकल रिएक्शन के आगे अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं जिसे डेल्टा कहते हैं, तो इसका मतलब याद रखिएगा वो केमिकल रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में आपको किया गया। मतलब मैं बर्नर का इस्तेमाल किया होगा या मैं किसी और गैस जो कि बर्न करके मतलब फ्लेम, किसी फ्लेम का इस्तेमाल किया होगा उस केमिकल को प्रोसीड करने के लिए। वैसे ही फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो ये आपको टूट जाता है। किसमें देखिए Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। तो यहां पे देखिए डिकम्पोज फेरस सल्फेट टूट करके फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक रिएक्टेंट टूट करके तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सिंपलर प्रोडक्ट्स। इसीलिए क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये जो SO2 है और SO3 ये दोनों गैस है, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है ये गैस क्या करेंगे, उस सेटअप से बाहर निकल जाएंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है ये मैंने पिछले बार में कहा था कि ये आपको बहुत जगह आएगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम रिएक्शन किए थे कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये 2-3 जगह आपको इस चैप्टर में रिपीटेशन होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया था। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट में मिल रहा है। तो ये आपको एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट का कहां इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट के मैन्युफैक्चर में। ओके, नाउ देखिए लीड नाइट्रेट, यहां सिंगल प्रोडक्ट है। जब इसे हम हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये जो NO2 है ये आपको ब्राउन इन कलर होता है। जब आप इसे लैब में करिएगा, लैब में आपको लीड नाइट्रेट दिया जाएगा, आप उसे हीट करिएगा तो उसमें से धुआं निकलेगा, स्मोक, और स्मोक का कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। और वो ब्राउन कलर क्यों है, क्योंकि वो जो स्मोक है उसके अंदर कौन सी गैस है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सिंपली लीड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। तो एक रिएक्टेंट यहाँ तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स में चेंज हो जा रहा है। तो ये दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए एक्सटर्नली हीट किया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है जो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट भी आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। सनलाइट के प्रेजेंस में जब वो केमिकल्स को रखा जाता है तो वो टूट जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है AgBr एंड AgCl। AgBr में जब सनलाइट, अच्छा एक और बात यहाँ पे मेंशन कर दो, UV सनलाइट। ओके, इसका मतलब जब भी मैं केमिकल रिएक्शन में UV लिखूं या सनलाइट लिखूं तो इसका मतलब याद रखिएगा वो केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में किया गया। ओके,
तो यहाँ यूवी का मतलब है सनलाइट के प्रेजेंस में किया गया है। तो जो AgBr है वो टूट करके सिल्वर Ag+Br2 में वो अलग अलग टूट जाता है। यहाँ देखिए सिंगल रिएक्टेंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। इन द सेम वे AgCl है, ये आपको टूट करके 2Ag प्लस मतलब ये सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में ऑब्टेन हो रहा है। अब गैस है, इसको ये जो ऊपर एरो है मतलब ये जो ब्रोमीन और क्लोरीन है ना, जब रिएक्शन होता है तो ये उस सेटअप से बाहर निकल जाता है, वो हवा में चला जाता है, ब्रोमीन गैस और क्लोरीन गैस। ठीक है, नोट बोथ द रिएक्शन नंबर 4 and 5 इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले जमाने में जो हम लोग देखते हैं निगेटिव जो हम लोग फिल्म बनाते थे, उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का काफी इस्तेमाल होता था। ठीक है, और होता है। नाउ 6 नंबर इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब होता है टू ब्रेक। जब हम किसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसको हम तोड़ देते हैं, क्या कहते हैं? ब्रेकआउट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आप यहाँ पे एक सेटअप देखिए, यहाँ पे ये आपको टेस्ट ट्यूब्स है, 2 टेस्ट ट्यूब्स है, ये आपको सॉल्यूशन है, और ये देखिए आपको ये बैटरी है। अच्छा, सो मैं सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस को जो सेटअप होता है जहां इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, मैं सिंपली एक ओवरव्यू आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए आप एक बीकर लीजिए। ठीक है, इसमें होता है 2 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आपको जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेगा हायर क्लासेस में तो वहां पे आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या है। बट इन जनरल देख लीजिए, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड आपने देखा, आपने पेंसिल बैटरी देखा होगा, पेंसिल बैटरी को जब आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर आपको एक ब्लैक कलर का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज अ इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एनोड होता है। नेगेटिवली चार्ज कैथोड होता है। ठीक है, और इसी एनोड और कैथोड से हम क्या करते हैं? एक बैटरी को जोड़ देते हैं और इसके अंदर सॉल्यूशन डाल देते हैं किसी चीज का। ठीक है, ये बैटरी क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी देगा। इलेक्ट्रिसिटी जब ये पास होगा तो ये आपको, जब इसमें पास होगा तो जो सॉल्यूशन है इसके अंदर, अगर सपोज कर इसमें अगर NaCl है तो ये NaCl को क्या करेगा? ये आपको ब्रेक कर देगा, सोडियम को अलग कर देगा, क्लोरीन को अलग कर देगा। या अगर सपोज कर इसमें H2O है तो H2O के अंदर जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये H2O क्या करेगा? H2 प्लस O2 में ब्रेक कर देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से हमने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल्स को या किसी दूसरे कंपाउंड को जब हम उसको ब्रेकआउट कर देते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेटअप में देखिए आप, बिल्कुल ये प्लास्टिक मग है, आपको यहाँ पानी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को टेस्ट ट्यूब में रखा गया है। ये इलेक्ट्रोड ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रोड है, इसे एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया है। फिर यहाँ देखिए बैटरी जो है वो आपको 6 वोल्ट की बैटरी है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ आल्सो एनर्जी। जब वो जाएगा तो क्या करेगा? जो H2O है, क्या है? H2O, ये इसके बॉन्ड को क्या करेगा? H2O के बॉन्ड को तोड़ करके अलग अलग कर देगा, एक जगह कर देगा ऑक्सीजन को और एक जगह कर देगा हाइड्रोजन को। तो एक टेस्ट ट्यूब में आपको देखिए, एक टेस्ट ट्यूब में आपको इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन स्टोर होगा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन स्टोर हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमने वाटर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नाउ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। द क्वेश्चन इज, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए, डिकम्पोज करना है तो जाहिर बात है जब किसी चीज को ब्रेकआउट करना है तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी कहां से आती है? एक तो मैंने एग्जांपल दिया, एनर्जी एक इलेक्ट्रिसिटी से आती है, याद है? अभी मैंने समझा इलेक्ट्रोलाइसिस से। दूसरा मैंने एक एग्जांपल दिया था सनलाइट के प्रेजेंस में चीजों का डिकम्पोज होना, तो आपको सनलाइट भी हो सकता है एनर्जी का फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, हम फिजिकली भी किसी बर्नर का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। The energy used in decomposition reactions may come from sun as a light, as heat, जो हम बर्नर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और and in the form of electricity। ठीक है, now
नाउ द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? वर्ड में यहां भी वर्ड से आपको पता चलेगा डिस्प्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है, जगह बदलना। एक एलिमेंट अपनी जगह को छोड़कर दूसरे एलिमेंट के पास चले जाए, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और अ रिएक्शन इन व्हिच देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, मैं उसको एलाबोरेट करता हूं। जैसे अ रिएक्शन इन व्हिच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए क्या होता है, जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में, मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्ट के अंदर है। जैसे देखिए कॉपर सल्फेट, बेचारा लो रिएक्टिव है इसलिए किसी के साथ रहता है, सल्फेट के साथ है। फिर कॉपर सल्फेट को जहां देखा आयरन ने, ये मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, आयरन ने जहां देखा मोर रिएक्टिव, कहा ऐसा कैसा तुम सल्फेट के साथ रहोगे, एक तो तुम वैसे भी कमजोर हो, तुम सल्फेट के साथ रहोगे, नहीं सल्फेट के साथ तुम नहीं रह सकते। ये क्या करेगा, जाएगा कॉपर को भगा देगा और खुद जाकर के उसकी जगह बैठ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, हटा देता है और खुद जाकर के उसके जगह पे बैठ जाता है। ठीक है, सो द आयरन इज अ मोर रिएक्टिव, द आयरन when reacts with copper sulfate the product forms is ferrous sulfate and the copper। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आयरन ने क्या किया, कॉपर जो कि लेस रिएक्टिव है उसने उसके जगह को चेंज कर, उसे वहां से हटा दिया जहां से वो पहले था। ठीक है, तो ऐसा को देखिए इन जनरल एनसीईआरटी या सीबीएसई इन जनरल जो सीबीएसई एग्जाम पूछेगी तो आप उसमें देखेंगे ऐसा केमिकल रिएक्शन दे देगा, कहेगा कि भाई ये रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको हाइपोथेटिकली समझा दूं, A रिएक्ट्स विद BD, एक कंपाउंड है, और फिर जो कंपाउंड बना वो B प्लस AD। पूछेगा बताइए कौन इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप कहेंगे A मोर रिएक्टिव देन B। A साहब ने क्या किया, B को डिस्प्लेस किया है, तो A क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो वो क्या करेंगे, एक इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे कौन रिएक्टिव है, इक्वेशन वो पूरा कंप्लीट है, उसमें देखिए किसने किसको डिस्प्लेस किया। जो डिस्प्लेस करेगा वो मोर रिएक्टिव, जिसको डिस्प्लेस करेगा वो लेस रिएक्टिव। ओके, आयरन हैड डिस्प्लेस्ड द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, देयरफॉर हियर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, नो इशू। अब देखिए यहाँ पे एक और रिएक्शन देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसका रिएक्शन हुआ तो जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर। अब मैं यहां पे पूछूं बताइए जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ऑब्वियसली जिंक है। क्यों जिंक है, क्योंकि जिंक गए कॉपर का सामने और कॉपर से कहा भाई तुम ऐसा है, तुम यहां से हटो, तुम वैसे बहुत लेस रिएक्टिव हो। ये स्टूडेंट्स को तो नहीं पता है, पर जब हम तुमको हटा देंगे ना तो उनको पता चल जाएगा कि हम मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट बना वो जिंक सल्फेट बना, तो जाहिर है जब वो कॉपर को हटा दिया उसने तो भाई मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। इन द सेम वे व्हेन लीड reacts with copper chloride then it forms lead chloride plus copper। तो लीड साहब भी यहाँ पे मोर रिएक्टिव है कॉपर से। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो, ठीक है, जिसमें डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता हो, सपोज करिए कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट का रिएक्शन करा दें हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स सॉल्यूशन के साथ, तो क्या वो रिएक्शन होगा, क्या लगता है रिएक्शन होगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्शन कराने होगा? नहीं होगा। अरे भाई खुद ही लेस रिएक्टिव है, वो मोर रिएक्टिव को कैसे डिस्प्लेस करेगा? सो ऐसे कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा। तो कोई चीज कितनी रिएक्टिव है, कितनी कम रिएक्टिव है, इसका एक सीरीज बना हुआ है जिसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, जिसमें अरेंज किया गया है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। ठीक है, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट में रिएक्टिविटी सीरीज आएंगी, वहां पे मैंने बताया है, आप जाकर के वीडियो देखिए। नाउ द सेकंड लास्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था एक आदमी अपनी जगह चेंज करता था। डबल डिस्प्लेसमेंट दो चीज, डबल मतलब दो हैं क्या, दो चीज जो अपने पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सचेंज। जैसे कि मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, मैं यहां से उठ करके यहां आ गया, मेरा दोस्त उठ करके मेरे पोजीशन पे आ गया, तो दो एलिमेंट्स जो अपने पोजीशन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, a double displacement reaction is a type of a chemical reaction in which the reactant
in which the reactant ions exchange places to form new products. Usually a double distillation reaction results in a precipitate formation. That is precipitate. Now you may ask what is precipitate? मैंने बताया शुरू में जब मैंने इस चैप्टर को जब मैंने शुरू किया था वहां पे पीपीटी पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट हमने रिएक्शन किया था तो वहां एक येलो पीपीटी बना था, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट एक्चुअली में क्या है, कुछ रिएक्शंस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, जो इनसॉल्युबल होते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, और कुछ वक्त के बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं आपके बीकर में। तो वैसे को जो इनसॉल्युबल होते हैं दैट आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसा देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 का रिएक्शन कराया गया है बैरियम क्लोराइड से, तो आपको सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट ऑब्टेन हुआ है। तो यहां देखिए ये जो बैरियम सल्फेट है ना, दैट इज अ व्हाइट PPT। PPT refers to precipitate। और केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट लिखने के बाद हम नीचे डाउनवर्ड कर देंगे। डाउनवर्ड एक्शन क्यों दिखाते हैं, क्योंकि सेटल डाउन हो गया है, नीचे की तरफ बैठ गया है। वो ऊपर एरो करेंगे तो मतलब वो गैसियस को दिखा, मतलब उड़ गया है, वो बाहर भाग गया है, ठीक है। Any reaction that produces a precipitate can call a precipitation reaction। ऐसा कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट बनाता हो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, सिंपल है। लीड नाइट्रेट ये पीछे वाला है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो इसमें जो लीड आयोडाइड है ये येलो पीपीटी है। मैं आपको एक बार रिवीजन के तौर पे मैं उस डायग्राम को दिखा देता हूं। आप देखिए इस डायग्राम को देखिए इसको, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट को रिएक्शन क्या आएगा, तो देखिए येलो कलर का बन रहा है, येलो कलर पीपीटी। मैंने यहाँ पे बताया था कि हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये येलो कलर का पीपीटी होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। सो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन बेसिकली दीज आर insoluble substances when a chemical reaction proceeds। These insoluble substances form and these are just settled down in the beaker, ठीक है। Now oxidation and reduction reaction। What is oxidation and reduction reaction? Oxidation simply समझिए जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुट जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। व्हाट इज रिडक्शन, किसी चीज में से ऑक्सीजन निकाल दो, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। एक तो आपको ये तरीका याद पता होना चाहिए, मेरे पास मैं नाहिद अकरम, ठीक है, मेरे बगल में आकर ऑक्सीजन अटैच ऐड हो गया तो क्या कहेंगे, नाहिद का ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, नाहिद का ऑक्सीडेशन हो गया। मेरे पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन मेरे से दूर चला गया, रिमूव हो गया, तो क्या कहेंगे, नाहिद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो पहला क्या है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। वो सब्सटेंस क्या ऑक्सीडाइज हो गया। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग, अच्छा यहाँ पे जो O2 है बच्चों, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। If a substance lose oxygen during reaction, it is, वो जो सब्सटेंस वो रिड्यूस हो गया और उसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एक, ये तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, इसका जस्ट उल्टा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होता है। अगर कोई सब्सटेंस को हाइड्रोजन अटैच करिएगा दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या था ऑक्सीजन केस में, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, लेकिन जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर हाइड्रोजन आप किसी में अगर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं किसी सब्सटेंस में, तो उस सब्सटेंस का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव करना दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल, कॉपर, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया गया है दैट इज CuO। तो कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड किया गया है तो दैट इज फॉर्म CuO, कॉपर ऑक्साइड बना है। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का या कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर का। किसका, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, कॉपर हुआ है। जिसके में ऑक्सीजन ऐड होगा दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। नाउ कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गैस से रिएक्शन करते हैं तो Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर मेटल, हमें कॉपर मेटल प्लस H2O वाटर मिलता है। बेसिकली क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ना ये कहां चला गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया। मतलब कॉपर के पास ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। और किसके साथ जाके ऐड हो गया, हाइड्रोजन के साथ जाके ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड रिमूव हो रहा है ना, रिड्यूस होकर क्या बना, कॉपर बना। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना, H2O बना, ठीक है।
ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो here copper 2 oxide loses oxygen therefore it reduce। अब यहाँ पे सर पूछेंगे सर ये पे कॉपर 2 ऑक्साइड क्यों लिखा है? देखिए मैं यहाँ पे बस सिंपली मेंशन करता हूँ, कॉपर के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी होती है, 1 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी होती है, पर ये आपको हायर क्लासेस पढ़ना है। बस यहाँ पे याद रखिए, यहाँ जो कॉपर है उससे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। ओके, नाउ रिएक्शन इन which the oxidation reduction takes place together is called oxidation reduction reaction। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा है उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां देखिए जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और रिड्यूस होकर क्या बना है, जिंक बना है। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, दैट इज यहां पे हो गया रिडक्शन, यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 4HCl, ये बना आपको MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो जब आपको यहां पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड में हो रहा है, इसमें क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे हुआ आपको रिडक्शन। क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर के क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना है। कौन सा, यहाँ रिडक्शन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का। द सेम वे HCl को देखिए, HCl आपको चेंज हो गया है H2O के अंदर, तो कोलिन हट करके ऑक्सीजन आया है, तो यहाँ पे हो गया आपको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड हो गया है हाइड्रोजन के साथ और कोलिन रिमूव हो गया है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। इस सेम केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, नाउ मूव। नोट, ऑक्सीडाइज्ड, जब कहीं ऑक्सीडाइज होता है, कोई चीज ऑक्सीडाइज होता है, इसका मतलब है उस चीज के पास किस चीज का ऐड हुआ है, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, और क्या चीज रिमूव हुआ होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव हुआ होगा। जब कोई चीज रिड्यूस्ड होती है तो वहां पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ होगा और हाइड्रोजन गैस ऐड हुआ होगा, गेन किया होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। नाउ कोरोजन, कोरोजन तो इन डे लाइफ में आप तो ऑब्जर्व करते हैं, कोरोजन बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल अलग होता है रिएक्टेंट से। सो कोरोजन, आपको कोरोजन इन जनरल बहुत जगह देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपने घर में देख लीजिए, जो मेटालिक चीज हैं, जो आप फ्राई पैन या आपके जो घर में बर्तन है उसमें देखिए जंग लग जाता है। आप सिल्वर, चांदी देखिए, चांदी में ब्लैक कलर का उसके ऊपर धब्बा टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगता है, दैट इज ऑल्सो कोरोजन। आप कॉपर मेटल देखिए, उस पर ग्रीन कलर का मार्किंग्स आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कोरोजन। आप आयरन के केस में देख लीजिए, जहां पे ब्राउननेस आ जाती है, तो दैट इज ऑल्सो कोरोजन। तो बेसिकली कोरोजन क्या है कि जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होता है और एसिड के साथ होता है, तो आपको जो उसके पार्टिकल्स हैं वो उससे रिएक्ट करके एक सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स। सो कोरोजन क्या है, कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मेटल, रिफाइंड मतलब प्योर मेटल, इनटू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म। जो मेटल है वो आपको नेचर के अंदर ऑक्सीजन या H2 या किसी वाटर या एसिड के साथ रिएक्शन करके जो प्योर मेटल है उससे रिएक्शन करके एक केमिकली स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, उसे रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना लेता है, दैट इज ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स और सल्फाइड, ये कंपाउंड्स बनाता है। तो उससे क्या होता है कि जो मेटल है वो आपको रिएक्शन करके उसके मेटल्स टूटने लगेंगे, उससे सरफेस से निकलने लगेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। तो कोरोजन किसे कहते हैं, कोरोजन बेसिकली इज अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, जैसे देखिए कोरोजन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन ब्राउन इन कलर, रस्टिंग ऑफ कॉपर ग्रीन इन कलर, रस्टिंग ऑफ सिल्वर ब्लैक इन कलर। ठीक है, नाउ यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पे 2 चेन दिख रहा है। देखिए इनिशियली कितना आपको इसमें कोई रस्ट नहीं है, बिल्कुल प्योर है, मार्केट एकदम मतलब इंडस्ट्री से बन करके आया है। कुछ वक्त के बाद इसमें ब्राउननेस आ गया। क्या हुआ, ये जो मेटल है आयरन, ये जो चेन है आयरन की है, इसने क्या किया, जो एटमॉस्फेयर में जो पानी है उससे रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बनाया होगा, फेरिक ऑक्साइड। ये इतना सिंपल इक्वेशन नहीं होता, ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब इन जनरल बता दूं, आयरन ऑक्साइड, मैं यहाँ पे हटा देता हूं ये, नहीं तो लोग कहेंगे सर ने कैसे बता दिया। यहाँ पे क्या हुआ, सोलुबल आयरन ऑक्साइड बन जाता है।
और यही आयरन ऑक्साइड जो होता है वो रस्ट होता है, रस्ट देखा ना, जंग, वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड होता है, सोलुबल केमिकली स्टेबल मेटल ऑक्साइड होता है, ये जंग लगने लगता है। और जब कोरोजन होता है ना किसी चीज में, तो वो जो मेटल है वो वीक होने लगता है। आप ही सोचिए ना कि कोई मेटल को आप उसके सरफेस से धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स को आप हवा से, जिसमें वाटर है या एसिड से रिएक्ट करके उसके पार्टिकल्स उसके बॉडी से निकल रहे हैं, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो पतला होता जाएगा और वीक होता जाएगा, ठीक है। नोट, कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन, रेलिंग्स, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप of metals, so we spend a lot of money to save our metallic things from rusting। तो कोरोजन से बहुत सारी चीजें पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा लॉस होता है इस नेचुरल प्रोसेस की वजह से। जैसे कि जो कार है उसमें जंग लग जाती है, इसलिए देखिए जो कार रखते हैं जो लोग, वो हर 2 साल 3 साल पर उसकी डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ती है ताकि उसका जो मेटल सरफेस है, जो उसका मेटल बॉडी है वो बचा रहे। ब्रिज, जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं देखिए उसको पेंट करके रखा जाता है ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, उसमें कोरोजन ना हो। या आयरन, कोई भी आयरन की चीजें आपके घर में होती है तो उसको देखिए उससे पेंटिंग कर, उस पे पेंट करके रखा जाता है ताकि उसमें कोरोजन ना लगे। अगर कोरोजन लगेगा तो फिर वो खराब हो जाएगा, आयरन वीक हो जाएगा। रेलिंग्स, जो आपके रेलिंग्स होते हैं, अब तो स्टेनलेस स्टील आ गया है जिसमें कोरोजन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, पर जो मेटेलिक रेलिंग्स है देखिएगा आप स्कूल्स में या किसी मॉल्स में उसको काफी पेंट करके रखा जाता है अच्छे से ताकि उसमें कोरोजन ना हो, ठीक है। तो ऐसे कोरोजन जो है वो जितने मेटेलिक चीजें हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट है वो उनको काफी ज्यादा डैमेज करता है और उसमें क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, कोरोजन होने के बाद रस्ट लग जाता है, ठीक है। नाउ रेंसिडिटी, मैंने यहाँ क्या देखा कि मेटल चीजों का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, कोरोजन होता है। लिविंग चीजों में, जैसे लिविंग चीज नहीं कह सकते, जैसे कि फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाना, और जब वो रिएक्शन हो जाएगा तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा ना तो वो क्या करेगा, जो खाने का जो टेस्ट है वो उसको बिल्कुल चेंज कर देगा और उसमें स्मेली भी हो जाएगा। इस प्रोसेस को, जहां पे खाने के अंदर जो ऑयल्स और फैट्स हैं उनका रिएक्शन हो जाना ऑक्सीजन के साथ, इट्स कॉल्ड रेंसिडिटी। क्या कहते हैं उसको, रेंसिडिटी कहते हैं। When oils and saturated fats of food are exposed to oxygen, the oxygen reacts with these fats or oils and spoils the food. This spoiling of food is called rancidity। तो क्या होता है कि जो फूड के अंदर जो ऑयल या आपको फैट है, चर्बी या तेल है, उसका रिएक्शन हो जाता है किससे, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, और जब उससे रिएक्ट करता है तो जो फैट है और जो ऑयल है उसका रेंसिड हो जाता है। क्या होता है, रेंसिड हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। और इस रेंसिड में क्या होता है, जो खाने का जो टेस्ट है और स्मेल है वो दोनों क्या होगा, चेंज हो जाएगा और फूड खराब हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं है, दैट इज स्पॉइल्ड। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड। अब देखिए रेंसिडिटी हो क्यों रहा है, ऑक्सीजन साहब खाने के अंदर जो फैट और ऑयल है उसके साथ आकर कंबाइन हो जा रहे हैं और उसको खराब कर दे रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि ऑक्सीजन खाने तक पहुंचे ही नहीं। जब ऑक्सीजन खाने तक पहुंचेगा नहीं तब तो खाना खराब भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एंटी ऑक्सीडेंट सब्सटेंस इस्तेमाल करेंगे। एंटी ऑक्सीडेंट मतलब ऐसी वो चीज जो क्या करे, ऑक्सीजन को आपको कंज्यूम कर ले और खाने तक पहुंचने ही ना दे। तो रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पहला है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। दीज ऑक्सीडेंट्स कंज्यूम्स द ऑक्सीजन प्रेजेंट ओवर द फूड। खाने के ऊपर ये, अगर ये फूड पार्टिकल्स है, इसके ऊपर जो भी ऑक्सीजन है, इसके अंदर हमने एंटीऑक्सीडेंट खाने के अंदर मिला दिया है, वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा और खाने के ऑयल या फैट तक पहुंचने नहीं देगा, इसलिए रेंसिडिटी प्रिजर्व हो जाएगी। या बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एग्जांपल चिप्स। और या हम जो खाना है उसको एयर टाइट चेंबर में, जैसे चिप्स देखते हैं कितना उसमें हवा भरा जाता है, हवा क्यों भरा जाता है, ताकि ऑक्सीजन कम से कम कांटेक्ट में आए उस चिप्स के अंदर। अगर ऑक्सीजन कम कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसके रेंसिडिटी नहीं होगा, वो चिप्स खराब नहीं होगा। लेकिन हम उसको टोटली अवॉइड नहीं कर सकते। उस एयर टाइट चिप्स में कुछ हद तक थोड़ा बहुत परसेंटेज ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो रेंसिडिटी की प्रोसेस बहुत कम हो जाती है। भाई रेंसिडिटी तेज कब होगा, जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा धीरे धीरे। लेकिन एयर पैक चैम्बर में जब किसी चीज को हम एयर पैक कर देते हैं तो वो ऑक्सीजन उससे कांटेक्ट में तो आता नहीं है, जो ऑक्सीजन है उसी पैक के अंदर है, तो उससे क्या होगा, रेंसिडिटी की प्रोसेस काफी स्लो हो जाती है, ठीक है। नाउ तो ओवरव्यू देखिए, हमने इस चैप्टर में पढ़ा व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल reactions like
combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reaction. Then हमने देखा what is corrosion and what is acidity. ये आपको चैप्टर में स्नैप है, आप इसमें आप एग्जाम के पर्पज से देखिए, पर्पज से मैं इसे बनाया गया है ताकि आपको आसानी हो, जो चीज आपको कंफ्यूजिंग लगे या जो जिसे आपको बुक नहीं पढ़ना है तो आप इस लेक्चर को देखिए। हम एक छोटा सा लेक्चर, मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूंगा, हम लोग छोटा सा और हम लेक्चर शूट करेंगे जिसमें क्या होगा कि जो इंटेक्स क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, आप खुद से तो प्रैक्टिस एक बार करिए ही करिए, प्लस मैं इंटेक्स क्वेश्चंस के शॉर्ट वीडियो आपको रिलीज करूंगा, आप जा करके मूव कर सकते हैं, आप उस पे जाकर लिंक पे विजिट करके आप उसे देख सकते हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के सारे इंटेक्स क्वेश्चंस होंगे और डिस्कस हुए होंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स में। ओके, नाउ अब करना क्या आपको, आप वर्क हार्ड करिए और चीजों को याद करिए, रियलाइज करिए आपके आसपास ये चीजें कहाँ पाई जाती हैं, एंड डू योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू।